हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। माय नेम इज़ मनोहर सिंह चंदेल और आप देख रहे हैं हमेशा की तरह अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल एमपी बोर्ड फिजिक्स 12। और एक छोटे से ब्रेक के बाद आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो रिमेनिंग जो हमारा टॉपिक है, जो शेष टॉपिक है, जिसमें हमको सेल्फ इंडक्शन स्टडी करना है, सेल्फ इंडक्टेंस स्टडी करना है, म्यूचुअल इंडक्शन स्टडी करना है और म्यूचुअल इंडक्टेंस स्टडी करना है और उसके बाद इसके डेरिवेशन को लगाना है। तो चैनल पे अंत तक बने रहिए और सारे कॉन्सेप्ट को आज स्टेप बाय स्टेप आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपके साथ पूरे लेक्चर में जो है समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्फ इंडक्शन, जिसको हम बोलते हैं स्वप्रेरण की। बच्चों, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका नाम लिखा है स्वप्रेरण, मतलब अपने आप ही कोई एक ऐसी चीज़ डेवलप करना जिसकी वजह से जो है उसमें कुछ नयापन आए। अब इसी कॉन्सेप्ट को हम अगर किसी कॉइल से रिलेटेड, किसी भी कुंडली से संबंधित अगर हम इसको समझते हैं कि मान लो हमारे पास एक कॉइल है। सपोज देखिएगा कि हमारे पास ये कॉइल है। अब ये करंट कैरिंग कॉइल है, तो करंट फ्लो करने के लिए मान लो मैंने इसको जो है किसी सर्किट से कनेक्ट कर दिया है, बैटरी या सेल से, और यहाँ पे जो है की लगा दिया है, ठीक है, कुंजी लगा दी और यहाँ पे सेल लगा दिया, इसमें करंट फ्लो। अब ये हमारा करंट कैरिंग कॉइल है। अब आपको पता है बच्चों कि जब हमने इसका पहला लेक्चर पढ़ा था तो उसमें इस कॉन्सेप्ट को समझा था कि जब हम किसी भी कॉइल से रिलेटेड जो है अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से उसका फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसमें एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक सिंगल कॉइल है। अब इस सिंगल कॉइल में क्या है कि आप देखिएगा कि जैसे मैं यहाँ पे इसको स्विच ऑन करूँगा तो इसमें करंट जाएगा। तो जब इनिशियली हम बात करें कि जब इसमें स्विच ऑफ है उस समय इसका करंट कितना है, 0 है। अभी हाल फिलहाल में इसका करंट कितना है, 0 एम्पियर है। जैसे स्विच ऑन करूँगा तो मान लो कि ये बैटरी की कैपेसिटी जो है 6 एम्पियर करंट निकालने की है। अब 6 एम्पियर करंट ये बैटरी इस कॉइल को दे सकती है मैक्सिमम। तो क्या स्विच ऑन करते ही 6 एम्पियर का करंट इसमें चला जाएगा? हम तो सोचेंगे कि बिल्कुल चला जाएगा, लेकिन वास्तव में ये जो पूरी प्रोसेस होती है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। थोड़ा सा टाइम से मतलब ये है कि हमारी पलक झपकने से भी कम का टाइम इसमें लगता है इस प्रोसेस में। लेकिन सडनली 0 से 6 नहीं हो जाता है। 0 से जो है 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, इस तरह से करंट इसका इंक्रीज होके फिर ये पिक पॉइंट पे, जिसको हम बोलते हैं 6 एम्पियर तक जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि करंट की वैल्यू क्या हो रही है, करंट की वैल्यू इसमें चेंज हो रही है। जब हमने स्विच ऑन करा तो करंट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है इसमें। हमको ऐसा लग रहा है कि एक ही पल में वो सारा काम हो गया, लेकिन एक पल में ऐसा सारा काम नहीं हो रहा, उसके बीच में कुछ प्रोसेस लग रही है। तो जब करंट इसका चेंज होगा तो हमको पता है कि जब करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है। अब बच्चों बोलोगे ये कैसे? तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड का, कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला जो होता है वो म्यू नॉट एन आई होता है। ये हम 3rd यूनिट में ही स्टडी कर चुके हैं। अब आप यहाँ पे देखिएगा कि करंट किससे रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड से। यानी कि जब करंट चेंज होगा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा। और हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज होगा तो हमारे जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, जिसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं, वो NBA होता है। अब इसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो जो फेराडे नामक साइंटिस्ट हुए हैं उन्होंने इस बात को क्लियरली स्पष्ट करा है कि जब किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से कॉइल के अंदर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और यदि कॉइल चारों तरफ से बंद है तो उस प्रेरित विद्युत वाहक बल या इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से उसमें एक इंड्यूस्ड करंट जनरेट होता है, जिसको हम बोलते हैं प्रेरित धारा। और उसकी जो डायरेक्शन होती है, जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उसकी डायरेक्शन मेन करंट के अपोजिट होती है। वो क्या करता है, वो ये चाहता है कि ये जो बैटरी जो करंट देना चाह रही है इस कॉइल को, वो करंट इसको नहीं दे पाए, लेकिन बेचारे की उसकी चलती नहीं है क्योंकि इसके आगे वो कमजोर पड़ जाता है, लेकिन कोशिश करता है इसका अपोज करने का। तो वो जो करंट इसके अंदर इंड्यूस्ड होता है उस करंट को हम बोलते हैं प्रेरित धारा या इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। तो सेल्फ इंडक्शन का मतलब यही होता है कि जब किसी भी कॉइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से फ्लक्स चेंज होता है, और फ्लक्स चेंज होने की वजह से उस कॉइल के अंदर एक सेल्फ ईएमएफ जनरेट होता है। और यदि कॉइल क्लोज्ड है तो उसमें जो है इंड्यूस्ड करंट फ्लो होने लगता है, प्रेरित धारा बहने लगती है। ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा फिनोमिना है, इसी को हम सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं, ठीक है। अब सेल्फ इंडक्शन के बाद इसका एक कोएफिशिएंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं उसको? सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। अब सेल्फ इंडक्टेंस का मतलब निकालें तो इसको हम बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व, या हम इसको स्वप्रेरण गुणांक भी बोलते हैं, स्वप्रेरण गुणांक, कोएफिशिएंट गुणांक। अब ये क्या होता है, तो ये भी इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी है। हम इसको अगर मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें
तो आप थोड़ा सा जो है यहाँ पे देखिएगा कि हम यहाँ पे जो मैग्नेटिक फ्लक्स को देख रहे हैं वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो है किससे रिलेटेड है, करंट के साथ है, एक रिलेशन शो करता है। यहाँ पे आप देखें कि जब मैंने यहाँ पे करंट की वैल्यू को चेंज करा तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने की वजह से कॉइल के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हुआ। तो विदाउट दैट हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लो ऑफ करंट, यानी कि जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो कुंडली में बहने वाली विद्युत धारा के समानुपाती होता है। जितनी ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जितना कम करंट फ्लो करेंगे उतना कम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो सीधे सीधे जो रिलेशन है वो दोनों में ये है। अगर हम ऐसा कंसिडर कर लेते हैं कि आई करंट फ्लो करने पर इस कॉइल से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जो चुंबकीय फ्लक्स बदल रहा है, अगर वो phi b है, तो अगर हम इसको सोल्व आउट करेंगे तो हमारे पास एक रेशो आएगा phi b इज इक्वल टू एल आई। माय डियर स्टूडेंट, ये जो L हमने यहाँ पे यूज करा है, L इज आल्सो नाउन एज द कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। L इज नाउन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, या हम इसको बोलते हैं स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण गुणांक, ओके, या सेल्फ इंडक्टेंस। तो यहाँ से हमको सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मिल गया, L इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। ठीक है, तो ये सेल्फ इंडक्टेंस होता है। सेल्फ इंडक्टेंस को डिफाइन करने के लिए अलग से हमको कुछ नहीं करना, हमको सेल्फ इंडक्शन मालूम है, सेल्फ इंडक्शन हमने डिफाइन कर दिया। अब सेल्फ इंडक्शन में हम ये जानते हैं कि जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेंगे उतना ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि हम जानते हैं कि किसी भी कॉइल में फ्लो होने वाला जो करंट है वो मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो वहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आएगा, उस कॉन्स्टेंट को हमने यहाँ पे एल राइट करा है। एल इज नाउन एज कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या स्वप्रेरण गुणांक। तो यहाँ से हमको एल का फॉर्मूला मिल गया, एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। ठीक है, यानी कि हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारा सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो मैग्नेटिक फ्लक्स और करंट का एक रेशियो होता है न्यूमेरिकली अगर हम बोले तो, और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो हेनरी होती है। हेनरी इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। और इसका जो डायमेंशनल फॉर्मूला अगर हम राइट करना चाहें तो एल का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होगी, एक तो आपको चाहिएगा मैग्नेटिक फ्लक्स और एक चाहिएगा करंट। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला आपको पता है, यहाँ पे राइट कर रखा मैंने, फाई बी बराबर एन बी ए। अब इसमें एन क्या है, एन है टोटल नंबर ऑफ टर्न, तो ये डायमेंशनल लेस है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। अब बचा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमको पता है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो यूनिट होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर होता है, और एरिया का होता है मीटर स्क्वायर। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा न्यूटन इंटू मीटर अपॉन एम्पियर, है ना। तो न्यूटन का होता है एम एल टी की पावर -2, और साथ में मीटर है ये यहाँ पे, तो ये एम एल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे एम्पियर के लिए जो है ए आएगा, और साथ में जो है यहाँ पे फिर करंट है तो एक ए और आएगा, तो ए स्क्वायर, और इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 और ए की पावर -2। तो इस तरह से हम सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एल इज इक्वल टू फाई अपॉन आई। तो फाई का फॉर्मूला हमारे पास एन बी ए, एन डायमेंशनल लेस होता है, बी का न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर होता है, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, न्यूटन पर एम्पियर। यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं फिर से राइट करता हूँ, देखिएगा फॉर्मूले के एक बार वो चेक कर लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का होता है न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर। ठीक है, नीचे ही आएगा एम्पियर, न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, और यहाँ पे है मीटर स्क्वायर। एरिया का 1 मीटर से 1 मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास बचा न्यूटन इंटू मीटर पर एम्पियर। तो न्यूटन का तो हो गया एम एल स्क्वायर टी की पावर -2, और ये एल मिलेगा तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे का एम्पियर है ही सी, और एक और एम्पियर है। ठीक है, तो एम एल स्क्वायर टी की पावर -3 ए की पावर -2, ये हो गया सेल्फ इंडक्टेंस का फार्मूला, जो हम बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो हमने देखा कि सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। अब हम दूसरी टर्म को समझने वाले हैं जिसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, हम उसको बात करेंगे अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब क्या है कि आपको पता है कि म्यूचुअल के लिए कम से कम 2 चीज़ें चाहिए होती। अभी हमने एक कॉइल की बात करी थी, अब म्यूचुअल में हम 2 कॉइल की बात करेंगे। जैसे हमारे पास एक कॉइल तो ये है,
और इस एक कोइल के पास में जो है आपने ये राइट कर लिया होगा, मैं इसको रब कर दूं। ये जो हमारा एक कोइल तो हमारे पास है, दूसरा कोइल जो है इसके पास में हम लेते हैं और उसमें जो है हम ऑब्जर्वेशन करेंगे कि हमारे पास एक कोइल और है और इस कोइल में जो है हमने केवल जो है यहाँ पे जो है एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया है। क्या कनेक्ट कर दिया? गैल्वेनोमीटर, जिसको हम बोलते हैं धारामापी। अब हम क्या देख रहे हैं कि जब हम इस प्राइमरी, इसको बोलते हैं प्राइमरी कोइल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी कोइल, तो म्यूचुअल के लिए दो चीज़ें चाहिए होती है हमको, तो हमने दो कोइल ले ली। अब यहाँ पे प्राइमरी कोइल में क्या हो रहा है कि हम स्विच ऑन करके करंट फ्लो करेंगे। तो हमने पहले भी देखा कि जब स्विच ऑन करेंगे तो करंट फ्लो करने पर इसमें जो है मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा और मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से इसका जो है क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। और चूंकि इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उसके मैग्नेटिक फील्ड जो लाइन बनेगी इस तरह से, उस फील्ड लाइन के अंदर दूसरी कोइल आ रही है, तो इस दूसरी कोइल से रिलेटेड मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। यानी कि इसका तो हो ही रहा है, साथ में जो इसके कॉन्टेक्ट के जो दूसरी कोइल रखी है उसमें भी चेंज हो रहा है। काय का हो रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स का। तो इसमें करंट फ्लो करने की वजह से इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ और इसके मैग्नेटिक फील्ड में दूसरी कोइल आने की वजह से इसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, जिसकी वजह से इस सेकेंडरी कोइल के अंदर जो है इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो गया। क्या जनरेट हो गया? इंड्यूस्ड ईएमएफ, जिसको हम बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो ये जो फिनोमिना है इसी को हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी कि जब हम किसी प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो उसका चुंबकीय क्षेत्र बदलता है और उसके चुंबकीय क्षेत्र बदलने से उसका चुंबकीय फ्लक्स बदलता है और जिसकी वजह से उसके संपर्क में रखी जो दूसरी कॉइल है, दूसरी कुंडली है, उसके फ्लक्स चेंज होने की वजह से उसके अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और ये जो पूरी फिनोमिना है, ये जो प्रोसेस है, इस घटना को ही हम बोलते हैं अन्योन प्रेरण या म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि वेयर नेवर देयर इज अ चेंज ऑन मैग्नेटिक फ्लक्स linked with primary coil, then induced EMF produced across the ends of secondary coil. This phenomenon is called mutual inductance या अन्योन प्रेरण। ठीक है, तो अन्योन प्रेरण का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसमें हम दो कोइल लेते हैं और पहले में कुछ चेंज करते हैं तो उसका असर किस में दिखता है? दूसरे में दिखता है, जिसको हम गैल्वेनोमीटर की हेल्प से चेक करते हैं। कैसे पता चला हमको? कि हमने यहाँ पे जो है एक धारामापी लगा रखा है, तो हमने देखा कि इसमें जब चेंज हुआ तो यहाँ पे इसका जो गैल्वेनोमीटर का जो नीडल है वो डिफ्लेक्ट हुआ, तो हमको पता चला कि इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीज़ प्रोड्यूस हुई है जो यहाँ पे हलचल बता रही है, तो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस्ड करंट या प्रेरित धारा। अब यदि हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं तो इसमें डिफ्लेक्शन की जो डायरेक्शन है सेकेंडरी कोइल के अंदर वो भी चेंज हो जाती है। इट मीन्स जब हम स्विच ऑफ करेंगे तो फिर से फ्लक्स चेंज होगा और फिर से फ्लक्स चेंज होने की वजह से फिर से इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगा, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। पहले जो इसकी डायरेक्शन थी, मान लो इसकी डायरेक्शन पहले क्लॉकवाइज थी, तो बाद में इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि म्यूचुअल इंडक्शन होता क्या है। तो हमने बात करी सेल्फ इंडक्शन की, सेल्फ इंडक्शन के बाद हमने कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस की बात करी, फिर हमने बात करी म्यूचुअल इंडक्शन की। अब जिस तरह से हमने सेल्फ इंडक्टेंस को स्टडी करा, सिमिलरली उसी तरह हम म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी स्टडी कर सकते हैं, अन्योन प्रेरकत्व का भी अध्ययन कर सकते हैं। देखिए वापस से फिर वही चीज़, विदाउट दैट अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लो ऑफ करंट के। अब यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन हटाऊंगा मैं तो एक कोफिशिएंट आएगा, उस कोफिशिएंट को हम यहाँ पे एम राइट कर रखें। माय डियर स्टूडेंट, एम इज नाउन एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन और इसका फॉर्मूला हो जाएगा 5B/I। यानी कि जो सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हमने बनाया था, सिमिलरली वैसे ही म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला भी बन जाएगा। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि अन्योन प्रेरकत्व या म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, तो उसमें हमको सिर्फ इतना राइट करना है कि हम जानते हैं कि किसी भी कुंडली में बहने वाली जो विद्युत धारा होती है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के समानुपाती होती है, और जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, एक अचर पद आएगा, और उस कांस्टेंट को हमने यहाँ पे कैपिटल M कंसिडर करा है। कैपिटल M इज आल्सो नाउन एज कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन या म्यूचुअल इंडक्टेंस, यानी कि अन्योन प्रेरकत्व या अन्योन प्रेरण गुणांक, इसका फॉर्मूला हमको मिला। इसकी SI यूनिट भी हेनरी होती है और ऑब्वियसली इसका डायमेंशनल फार्मूला जो है वो भी सेल्फ इंडक्टेंस का जो डायमेंशनल फार्मूला हमने राइट करा था वही फार्मूला जो है म्यूचुअल इंडक्टेंस का भी होगा। तो इस छोटे से अभी तक के टाइम पीरियड में हमने सेल्फ इंडक्शन को स्टडी करा, सेल्फ इंडक्टेंस को पढ़ा, म्यूचुअल इंडक्टेंस को पढ़ा और म्यूचुअल इंडक्टेंस
की जो डायमेंशनल फॉर्मूले सारी चीज़ों को हमने एक्सप्लेन करा। ठीक है, आप इसको राइट कर ले। इसके बाद हम इसके जो डेरिवेशन है दोनों के, सेल्फ इंडक्टेंस के और म्यूचुअल इंडक्टेंस के, वो डेरिवेशन को स्टडी करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, कर लिया होगा आपने नोट, समझ लिया, मैं रफ कर देता हूँ। अब हम बात करने वाले हैं डेरिवेशन की, और डेरिवेशन भी करेंगे कौन सा, हम सबसे पहले सेल्फ इंडक्टेंस का। तो मैं क्वेश्चन राइट करवा देता हूँ। सबसे पहले हम डेरिवेशन बात करेंगे, डेराइव एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए लॉन्ग सोलेनाइड। इट मीन्स एक लंबी धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरकत्व के लिए व्यंजक सेल्फ इंडक्टेंस को हम डेराइव करने वाले हैं, और वो भी कौन सा, एक लॉन्ग सोलेनाइड का। तो देखिएगा कि मान लो हमारे पास एक सोलेनाइड है जिसमें ये जो सर्कुलर लूप है वो कुछ इस तरह के लूप है, और ये करंट कैरिंग सोलेनाइड है। मान लो इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, इसका यहाँ से यहाँ तक की लंबाई जो है, मैं ए से बी तक की लेंथ को कंसिडर कर लेता हूँ। मान लो मैंने स्मॉल एल लंबाई इसकी कंसिडर करी। ओके, और ये जो सर्कुलर लूप है इसके रेडियस को मैंने आर लिख दिया और फ्लो ऑफ करंट को आई लिख दिया। तो हम सबसे पहले डायग्राम ड्रा करेंगे, और डायग्राम में ये लिखेंगे कि हमारे पास ए बी एक करंट कैरिंग सोलेनाइड है, एक धारावाही परिनालिका है जिसकी लंबाई एल है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो हमने फेरे लपेटे हैं, इनको हम बोल देंगे कि टोटल नंबर ऑफ टर्म कैपिटल एन है। अब आप ध्यान दीजिएगा कि टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कैपिटल एन है, तो अगर मैं इसकी यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्म्स पे की बात करूं तो वो लेंथ से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हम थ्योरी में उसको राइट कर देंगे कि यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है। तो सबसे पहले हम देखें कि हमको इसमें किस तरह से इसको आगे बढ़ाना है। हमको निकालना है इसमें सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि कैपिटल एल की वैल्यू फाइंड करनी है। और आपने देखा थोड़ी देर पहले कि कैपिटल एल फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए, एल बराबर फाई अपॉन आई होता है, यानी कि आपको फ्लक्स चाहिए। और फ्लक्स का फार्मूला आपने देखा कि NBA होता है, यानी कि आपको सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम इसका राइट करेंगे कि जब हम इसमें करंट फ्लो करते हैं तो इस सोलेनाइड से रिलेटेड जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो क्या होता है। तो हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलेनॉइड। तो इस सोलेनॉइड का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा माय डियर स्टूडेंट, वो होगा म्यू नॉट एन आई। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये मैंने कहाँ से राइट करा, तो आपको पता है कि जब हमने थर्ड यूनिट को डिस्कस करा था तो वहाँ पे हमने सोलेनाइड के बारे में पढ़ा था, और सोलेनाइड में हमने वहाँ पे निकाला था कि सोलेनाइड के एक्सिस पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो B बराबर म्यू नॉट एन आई आती है, जिसमें n जो है उसमें क्या है, यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्म्स है। तो हम यहाँ पे लिख दें कि बट स्मॉल n इज इक्वल टू कैपिटल N अपॉन लेंथ से डिवाइड कर देंगे, यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्म, यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न, यानी कि स्मॉल n बराबर जो है ये प्रति एकांक लंबाई में फेरों की संख्या है। ये वैल्यू हम यहाँ पे राइट कर देंगे। तो हमारे पास जो हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, B बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन एल। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। माय डियर स्टूडेंट, अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से क्या होगा, इसका मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। तो हम लिखेंगे ड्यू टू दिस फील्ड मैग्नेटिक फ्लक्स फाई बी इज इक्वल टू होगा एन बी ए। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को यहाँ पे राइट कर देंगे, तो हमारे पास फॉर्मूला आएगा म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन एल। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। सो हमको चाहिए सेल्फ इंडक्टेंस, तो हम लिख देंगे सो
सेल्फ इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 5B अपॉन आई, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ये 5B की वैल्यू यहाँ पे राइट कर देंगे तो हमारे पास L की वैल्यू आ जाएगी, L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर आई ए अपॉन L इंटू आई से आई कैंसल आउट हो जाएगा तो हमारे पास फार्मूला आ जाएगा L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन L हेनरी। ये हमारा फॉर्मूला आ गया, जिसमें ए को हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सोलेनाइड। तो इस तरह से सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन जो है लॉन्ग सोलेनाइड के लिए हम कर सकते हैं कि मान लो हमारे पास एल लंबाई की एक लंबी धारावाही परिनालिका है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसके जो सर्कुलर लूप है, जो वृत्ताकार लूप है, उसकी त्रिज्या आर है और इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है, कुल फेरों की संख्या है, वो कैपिटल एन है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ टर्म कैपिटल एन है तो जो यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्म्स होंगे स्मॉल एन बराबर कैपिटल एन अपॉन एल हो जाएगा। और इसकी सहायता से हम सबसे पहले इसका मैग्नेटिक फील्ड लिख देंगे। मैग्नेटिक फील्ड में स्मॉल एन को चेंज करके उसकी जगह वैल्यू पुट कर देंगे। फिर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे, दोनों की वैल्यू को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास फ्लक्स का फॉर्मूला आएगा। और फ्लक्स को फिर हम जो सेल्फ इंडक्टेंस का जो फॉर्मूला होता है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एल बराबर फाई अपॉन आई, वहाँ पे इस फाई की वैल्यू को राइट कर देंगे तो हमें सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा कि एक लॉन्ग सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है वो इतना होता है। अब इस फॉर्मूले के बेस पे हम इसके जो है फैक्टर भी बता सकते हैं कि किसी भी सोलेनाइड का जो है सेल्फ इंडक्टेंस कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आप यहाँ देख रहे हैं कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कॉइल के ऊपर डिपेंड करता है, सोलेनाइड की लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, परमिटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये फैक्टर भी हम यहाँ से राइट कर सकते हैं कि किस तरह से हम सेल्फ इंडक्टेंस को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं, घटा या बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो लेक्चर है इसको मैं ज़्यादा लंबा ना करते हुए यहीं पे ब्रेक करता हूँ। अगले लेक्चर में हम इसका जो रिमेनिंग पोर्शन है जिसमें हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का डेरिवेशन करेंगे तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में यहीं तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।